ये दुनिया का सबसे ज्यादा वांटेड आदमी है। उस पर जासूसी के इल्जामात हैं। 2013 से यूएस गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी हुई है और अब खुद व्लादिमीर पुतिन ने उसे रशियन सिटीजनशिप दे दी है। ये है अमेरिकी हुकूमत का पब्लिक एनिमी नंबर 1। 6 जून 2013 को दुनिया उस वक्त शॉक में चली गई जब रिपोर्ट्स सामने आई। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए जिनमें एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के ऐसे प्रोग्राम्स थे जिनके बारे में आम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अमेरिकन्स को पता चला कि उनकी अपनी गवर्नमेंट खामोशी से इन पर सर्वेलेंस कर रही है। सिर्फ 3 दिन बाद एक शख्स खुद सामने आया। नाम था एडवर्ड स्नोडन। उम्र सिर्फ 29 साल। हाई स्कूल ड्रॉप आउट, लेकिन कंप्यूटर स्किल्स इतनी स्ट्रांग थी कि सीआईए और एनएसए कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम कर चुका था। वो खुद कहता है कि वो सिस्टम्स इंजीनियर रहा, सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर, सीआईए का सीनियर एडवाइजर, सॉल्यूशंस कंसल्टेंट और टेलीकम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफिसर। लेकिन एनएसए में अपने शॉर्ट टाइम के दौरान उसने वो चीजें देखें जो उसे अंदर से डिस्टर्ब कर गई। वो कहता है जब आपको ऐसी सेंसिटिव पोजीशंस में फुल एक्सेस मिलता है तो आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय से कहीं ज्यादा देखते हैं। आपको सिर्फ 1-2 इंसाइडेंट्स नहीं नजर आते, बल्कि बार बार ऐसे प्रूफ सामने आते हैं जो शो करते हैं कि पावर का मिसयूज हो रहा है। और जब आप सब कुछ एक साथ देख लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये सिंपल मिस्टेक्स नहीं बल्कि सीरियस अब्यूजेस हैं। स्नोडन के सामने आने वाला मटेरियल एक तकरीबन लिमिटलेस गवर्नमेंट रन सर्वेलेंस प्रोग्राम को एक्सपोज करता था। इसी वजह से वो यूएस हिस्ट्री के सबसे बड़े नेशनल सिक्योरिटी लीक्स में से एक का रिस्पॉन्सिबल बना। लेकिन असल सवाल ये था कि उन डॉक्यूमेंट्स में आखिर था क्या? सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स ने रिवील किया कि एनएसए का एक सीक्रेट प्रोग्राम था जिसे प्रिज्म कहा जाता था। ये एक ऐसा सिस्टम था जो गवर्नमेंट को गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनीज के यूजर डेटा तक बैकडोर एक्सेस देता था। सिर्फ यही नहीं, एक सीक्रेट कोर्ट ऑर्डर भी मौजूद था जिसके तहत एनएसए को वेराइजॉन के मिलियंस कस्टमर्स के टेलीफोन रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने की इजाजत थी। इसमें सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स भी शामिल थे। फिर एक 18 पेज प्रेसिडेंशियल मेमो सामने आया जिसमें ओबामा इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को ऑर्डर दे रहे थे कि वो साइबर अटैक्स के लिए ओवरसीज टारगेट्स की लिस्ट तैयार करें। और ये सब कुछ अभी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था। इसी दौरान ये भी सामने आया कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मेर्केल का मोबाइल फोन टैप किया गया था। यहां तक कि ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी जीसीएचक्यू भी अपने ही सिटीजन्स पर मास सर्वेलेंस कर रही थी। यही नहीं बल्कि एनएसए और जीसीएचक्यू दोनों ने ऐसे तरीकों पर भी डिस्कशन की थी जिनमें डिसेप्शन, प्रोपेगेंडा, मास मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर फेक स्टोरीज शामिल थी, ताकि लोगों को इस तरह इन्फ्लुएंस किया जा सके जैसे वो चाहते थे। ये लिस्ट खत्म होने वाली ही नहीं थी। नेशनल इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक स्नोडन ने तकरीबन 2 मिलियन फाइल्स डाउनलोड किए थे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन असल सवाल ये है कि वो टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी से इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स बाहर लेकर कैसे निकला। हैरान किन बात यह है कि उसने कोई सोफिस्टिकेटेड हैकिंग सॉफ्टवेयर या स्पेशल डिवाइसेस यूज ही नहीं किए। बिलीव इट और नॉट, इसने सिर्फ सिंपल थंब ड्राइव्स इस्तेमाल किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काम आसान था। उसके पास 3 चीजें थीं जो उसके हक में जा रही थीं। नंबर 1 था उसका लोकेशन। स्नोडन एनएसए के लिए बूज एलन हैमिल्टन नामी कंपनी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था। वो हवाई में बेस्ड था जो एनएसए हेडक्वार्टर्स मैरीलैंड से तकरीबन 5000 माइल्स दूर था। इसके अलावा वो उनसे तकरीबन 6 आवर्स पीछे था। यानी जब फोर्ट मीड में ज्यादातर लोग ऑफिस से जा चुके होते थे, स्नोडेन का वर्क डे अभी आधे में ही होता था। नंबर 2 था थिन क्लाइंट सिस्टम। स्नोडन को एनएसए हेडक्वार्टर्स के सर्वर्स तक एक्सेस एक कंप्यूटर सिस्टम के जरिए हासिल था जिसे थिन क्लाइंट कहा जाता है।
ये सिस्टम यूजर्स को उनके प्रोफाइल के मुताबिक स्पेसिफिक फाइल्स तक एक्सेस देता था, लेकिन ये सेटअप काफी आउटडेटेड था और स्नोडेन कोई ऑर्डिनरी यूजर नहीं था। स्नोडेन एक सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर था। इस लेवल पर वो खुद ऑडिटर था। वो किसी भी दूसरे यूजर की तरह पोज कर सकता था, एनएसए इंटरनेट तक एक्सेस ले सकता था बगैर कोई डिजिटल सिग्नेचर छोड़े। अगर वो चाहता तो लिटरली एक घोस्ट यूजर की तरह काम कर सकता था, और यही वजह थी कि स्नोडेन का जॉब प्रोफाइल फैक्टर नंबर 3 बन गया। एक सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर और एनालिस्ट होने के नाते उसे थंब ड्राइव्स यूज करने की अथॉरिटी हासिल थी। वो बगैर किसी सस्पेशन के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन कॉपी कर सकता था। एनएसए के लिए हवाई में सिर्फ 4 हफ्ते काम करने के बाद स्नोडेन ने फैसला कर लिया कि अब दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन वो जानता था कि बगैर प्रूफ के कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसी लिए उसने डॉक्यूमेंट्स इस तरह डाउनलोड किए कि किसी को शक न हो, और बड़ी होशियारी से थंब ड्राइव्स को सिक्योरिटी के पास से बाहर ले गया। अगले दिन उसने लीव विदाउट पे की रिक्वेस्ट दी और बाद में ये कहकर लीव एक्सटेंड करवा ली कि वो एपिलेप्सी का शिकार है। लेकिन जब उसने कॉल्स रिसीव करना बंद कर दें और वापस न आया तो अथॉरिटीज को शक हो गया कि कुछ गलत है, और उसी लम्हे एनएसए ने उसे तलाश करना शुरू कर दिया। तब तक स्नोडेन हवाई से निकलकर हांगकांग की सेफ्टी तक पहुंच चुका था। वहां उसकी मुलाकात 2 ट्रस्टेड जर्नलिस्ट ग्लेन ग्रीनवॉल्ड और लॉरा पोइत्रास से हुई, और उसने उन्हें वो स्टोरी दी जिसने हमेशा के लिए लोगों का गवर्नमेंट को देखने का तरीका बदल दिया। स्नोडेन की लीक ने पूरी दुनिया में एनएसए की सीक्रेट पावर्स पर बड़ी डिबेट्स शुरू करवा दें। यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि सर्वेलेंस ऑपरेशंस का थरो रिव्यू किया जाएगा, लेकिन साथ ही स्नोडेन पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थेफ्ट, नेशनल डिफेंस इंफॉर्मेशन की अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन और क्लासिफाइड इंटेलिजेंस को अनऑथराइज्ड पर्सन तक पहुंचाने के संगीन चार्जेस लगा दिए गए। यूएस की मुसलसल कोशिशों के बावजूद कि उसे हांगकांग से एक्स्ट्राडाइट किया जाए, स्नोडेन किसी तरह एक प्लेन में सवार होकर रसिया पहुंचने में कामयाब हो गया। शुरू में पुतिन ने वाज़े तौर पर कहा कि रसिया और यूएस के दरमियान कोई एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट मौजूद नहीं। इसी बुनियाद पर स्नोडेन को एसाइलम दे दिया गया। अलबत्ता पुतिन ने यह भी कहा कि यूएस सीक्रेट्स रिवील करना गलत था। स्नोडेन ने दूसरे कंट्रीज में भी असाइलम लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। वो खुद बताता है कि उसने वेस्टर्न यूरोप और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 21 डिफरेंट कंट्रीज में असाइलम अप्लाई किया, लेकिन उनमें से ज्यादातर कंट्रीज ने जानबूझकर कोई क्लियर आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के खिलाफ पब्लिक साइड लेना नहीं चाहते थे और न ही उसे एलिनेट करना चाहते थे। I applied for asylum in 21 different countries, all throughout Western Europe and other parts of the world. And all of them tried to avoid giving an answer because they didn't want to say one way or another or alienate the United States government by taking a public side again. स्नोडेन ने यह भी वाज़ेह किया कि वो यूएस वापस आने के लिए तैयार है। वो कहता है, मैंने हमेशा क्लियर रखा है कि मैं घर वापस आने के लिए तैयार हूँ। वो मजीद कहता है, मैं कल ही वापस आ जाऊं अगर गवर्नमेंट रीजनेबल हो और हमारे राइट और सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या उस केस में गवर्नमेंट वाकई रीजनेबल है? स्नोडेन के मुताबिक अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा है कि हम तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे, जो एक स्टार्ट तो है, लेकिन बात इससे आगे अभी नहीं बढ़ सकी। वो मानता है कि ये सब कुछ अब भी इसके और इसके लॉयर्स के दरमियान गवर्नमेंट के साथ एक्टिवली डिस्कस किया जा रहा है। आखिरकार 2020 में स्नोडेन को रशिया में परमानेंट रेजिडेंसी दे दी गई और फिर सितंबर 2022 में पुतिन ने उसे बाकायदा तौर पर रशियन सिटीजनशिप भी दे दी। लाइव ब्रॉडकास्ट से बिल्कुल पहले ये खबर सामने आई कि एडवर्ड स्नोडेन
अब एक रशियन सिटीजन है। इन तमाम सालों के दौरान स्नोडेन ने कई इंटरव्यूज दिए जिनमें उसने एक्सप्लेन किया कि हमारे फोन्स किस तरह हम पर स्पाई करते हैं और इन्हें कैसे टैप किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक टूल है जिसे नोसे स्मर्फ कहा जाता है। नोसे स्मर्फ दरअसल एक हॉट मेकिंग टूल है, यानी अगर फोन आपकी पॉकेट में भी हो तो माइक्रोफोन रिमोटली ऑन किया जा सकता है और आपके इर्द गिर्द होने वाली हर बात सुनी जा सकती है। कुछ लोग स्नोडेन को ट्रेटर कहते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल उसे हीरो मानते हैं क्योंकि उसने अपनी जान रिस्क पर लगाकर यूएस, यूके और उनके एलाइज के अनवारंटेड मास सर्वेलेंस सिस्टम्स को एक्सपोज किया। अब सवाल आपसे है, आप स्नोडेन की लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उसने डेमोक्रेसी को बचाया और सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया, या फिर उसे सिर्फ जॉब छोड़ देनी चाहिए थी और कुछ लीक नहीं करना चाहिए था? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।